हाँ तो साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आपकी राज्यपाल की सॉरी क्या बोलते हैं, राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें अपन राज्यपाल को पूरा देख चुके हैं। आज की क्लास में अपन सीएम और सीएम के साथ साथ मंत्री परिषद, क्या मंत्री परिषद, इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होंगी और मैं आपसे इतना कह सकता हूँ आज की क्लास बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है। इसमें आपका कंप्लीट सीएम कंप्लीट मंत्री परिषद क्लियर हो जाएगा। आपका कुछ फैक्ट है रहेंगे जो आपको शायद दूसरी क्लास में मिल जाए, इसी क्लास में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? क्या कह रहा है, मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, किसी सहित, मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसके लिए ध्यान रखना, एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 91वां, कौन सा 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 2003 में। कब हुआ था? 91वां संविधान संशोधन 2003। कब लागू हुआ था ये? तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2004 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। ठीक है, अब सुनना समझना, इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अधिकतम आकार किसका, मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो इसमें तय किया गया था अधिकतम 15%। कितना हो सकता है? अधिकतम 15%। कितना आकार हो सकता है? अधिकतम 15% हो सकता है। ये 15% क्या है, इसका ध्यान रखना कि जिस राज्य की विधानसभा है, जैसे राजस्थान, तो राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। कितनी सीटें? 200। तो 200 का 15%, अधिकतम कितने? 15% ही मंत्री हो सकते हैं। जैसे राजस्थान, तो राजस्थान का राजस्थान कितनी सीटें विधानसभा की? 200 सीटें। तो अधिकतम कितना हो जाएंगे? इसका 15% कितना होता है? 30। तो राजस्थान में कितने मंत्री बन सकते हैं? 30 मंत्री बन सकते हैं, या 30 लोग मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। इन 30 में कौन कौन शामिल है? तो 29 तो मंत्री होंगे और एक कौन होगा? आपका सीएम। कौन होगा? सीएम, क्योंकि सीएम भी स्वयं किसका हिस्सा होता है? मंत्री परिषद का हिस्सा होता है। समझ में आई? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। 29 प्लस 1 कितना अधिकतम हो सकता है? 15%। अब यहाँ पे याद रखना, न्यूनतम की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? न्यूनतम। तो भाई अधिकतम तो ठीक है 15%, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो ध्यान रखना, न्यूनतम के लिए प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम 12 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 12। इस 91वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? ये प्रावधान किया गया था कि न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 12। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 11 प्लस 1। अधिकतम 15%, न्यूनतम 12 हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नोट डाल के, इसी के तहत प्रावधान जोड़ा गया था कि ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा की सीटें 40 से कम है, किससे कम है? 40 से कम है, 40 से कम, वहां क्या प्रावधान होगा? तो जहां पे भी 40 से कम सीटें हैं वहां पे प्रावधान क्या होगा भाई? कि वहां पे कम से कम 10, कितने? 10 क्या हो सकते हैं? मंत्री परिषद। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 9 प्लस 1। तो जहां पे भी 40 से कम विधानसभा सीटें हैं वहां पे कितना होगा? 9 प्लस 1 या 10 हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा दिल्ली की। किसकी बात करता हूं? दिल्ली। दिल्ली के एक एक्सेप्शन है, यहां पे क्या बोला गया है कि यहां पे टोटल जितनी विधानसभा की सीटें, क्या है? टोटल विधानसभा की सीटें। तो दिल्ली में टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। इसके 10% ही मंत्री बन सकते हैं। अधिकतम कितने बन सकते हैं? 10%। अधिकतम 10%। अर्थात दिल्ली में कितने मंत्री बन सकते हैं? तो 6 प्लस 1। कितने? 6 प्लस 1, 6 मंत्री और 1 सीएम, टोटल कितने हो गए? 7। ये हो गया न्यूनतम का प्रावधान। तो न्यूनतम भाई कितने हो सकते हैं? सामान्य राज्य में कितने हो सकते हैं? 12 प्लस 1, सॉरी 11 प्लस 1, टोटल 12। 40 से कम विधानसभा की सीटें हैं, किससे कम? 40 से कम विधानसभा की सीटें, वहां पे कितने होंगे? 10। कितने होंगे? 10। दिल्ली में कितने होता है? अधिकतम 10%, सीटें कितनी है? 70। तो दिल्ली में कितने हो सकते हैं? 7। मेरे हिसाब से न्यूनतम समझ में आ गया। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। अब सुनना समझना, ये ऐसा क्यों किया गया था? तो इसके पीछे लॉजिक था कि 1989 के दशक से राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो संसद की जो स्थिति थी वो कैसी थी? हैंगिंग पार्लियामेंट थी। त्रिशंकु संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिशंकु संसद। जिसमें क्या हो रहा था कि गठबंधन की सरकारें बन रही थी। किसकी? गठबंधन की सरकारें। इस गठबंधन की सरकारों को रोकने के लिए, गठबंधन की सरकार में क्या होता है भाई, जो दूसरे दल हैं वो क्या देते हैं? समर्थन देते हैं। और समर्थन देते हैं तो बदले में क्या मांगते हैं? मंत्री पद मांगते हैं। तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए भाई
हाँ ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनने थे, उन सबको रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, जिसके तहत ये तय कर दिया कि भाई चाहे कैसी भी परिस्थिति हो 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। जैसे लोकसभा की सीटें कितनी है, 543, कितनी सीटें, 543। तो यहाँ पे इंडिया में कितने मंत्री बन सकते हैं, या संघीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री बन सकते हैं, तो लगभग ये 81 के आसपास मंत्री बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 81 के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये हो गया न्यूनतम और ये हो गया अधिकतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30। इसको कैसे लग सकता हूं मैं, 29 प्लस 1। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे न्यूनतम कितने बन सकते हैं, न्यूनतम कितने बनेंगे, 11 प्लस 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है किसके पश्चात पर्यंत, क्या रहती है, मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है किसके पश्चात पर्यंत बनी रहती है, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 164 है, कौन सा, 164, 164 में भी क्या है, 164 एक क्या बोलता है कि सीएम की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा भाई, राज्यपाल, और सीएम की सलाह से, किसकी सलाह से, सीएम की सलाह से, सीएम की सलाह से किसकी नियुक्ति होगी, मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सलाह से करेगा, सीएम की सलाह से करेगा। बात समझ में आई। और जो सीएम होता है और जो मंत्रिपरिषद होती है, दोनों की दोनों किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, ध्यान रखना किसकी, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन सा आर्टिकल बोलता है ये बात, 164 एक। क्या हो जाएगा, किसके पश्चात पर्यंत, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। इसके अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या क्वेश्चन है भाई, अनुच्छेद 163 के अनुसार बात कर रहा है। ठीक है, बात सही है गलत है, तो बात बिल्कुल सही है, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल बात सही है, बात सही है। अनुच्छेद 164 एक के अनुसार मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे, वो थोड़ी देर पहले समझाया था। ये बात किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 164 एक में लिखी हुई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ आर्टिकल नंबर 163 कौन सा है, 163। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन क्या पढ़ते हैं भाई, कि अध्याय 6 पढ़ते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, भाग 6 पढ़ते हैं, और भाग 6 में भी आप अध्याय नंबर 2 पढ़ते हो, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन राज्यपाल को, किसको पढ़ते हैं, राज्यपाल को। और आर्टिकल नंबर 154 बोलता है, राज्यपाल की क्लास में मैंने समझाया था कि भाई जो राज्य की कार्यपालिका है, जो राज्य की कार्यपालिका है किसके अधीन होगी भाई, राज्यपाल के अधीन होगी। लेकिन मैंने वहां पर आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 154 के साथ कौन सा आर्टिकल पढ़ना होता है, 163 पढ़ना होता है। 163 क्या बोलता है कि भाई राज्यपाल की सलाह के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद, क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद और सीएम इन दोनों का उल्लेख कौन कौन सी आर्टिकल में मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल नंबर 163, 164, 166, 167। ये 4 आर्टिकल हैं जिनमें मंत्रिपरिषद और सीएम दोनों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब सुनना समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 163 है, क्या बोल रहा है कि भाई क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। अब इसमें प्रोविजंस क्या क्या है, सबसे पहले 163 एक, 163 एक ये क्या बोलता है कि राज्यपाल जो अपनी स्वयं विवेकी शक्ति है, कौन शक्ति है इसकी, स्वयं विवेकी शक्ति, कौन सी शक्ति है, स्वयं विवेकी शक्ति, इनको छोड़कर अन्य शक्तियों का प्रयोग, क्या, सॉरी अन्य कार्य या अन्य कार्यों के लिए, क्या, अन्य कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी, मंत्रिपरिषद। अन्य कार्यों के लिए, सलाह के लिए, किसके लिए, सलाह के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। कौन सा आर्टिकल बोलता है ये बात, आर्टिकल नंबर 163 एक क्या बोलता है कि भाई राज्यपाल अपनी स्वयं विवेकी शक्तियों को छोड़ दे, इसके अलावा जो भी अन्य कार्य हैं उनके कार्यों के लिए, उनको सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा भाई, सीएम होगा। इसमें लिखा हुआ है क्या होगा, मुखिया कौन होगा, सीएम होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 163(2), ये क्या बोलता है भाई कि राज्यपाल ने
कोई अंतिम विनिश्चय कर लिया, क्या कर लिया, अंतिम विनिश्चय कर लिया, किसके माध्यम से कर लिया, चाहे स्वविवेक की शक्ति के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्वविवेक की शक्ति के माध्यम से कर लिया है, या क्या बोलते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से कर लिया है, किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह से किया है। कैसे से अंतिम विनिश्चय किया है कोई पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको क्या नहीं किया जा सकता, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता, इसके अंतिम विनिश्चय को, किसको, अंतिम अंतिम विनिश्चय। बात समझ में आई, ये बात कौन सा आर्टिकल बोलता है, 163(2). इसके बाद आर्टिकल नंबर 163(3). कौन सा आर्टिकल है, 163(3). ये क्या बोलते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद ने, किसने, मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, क्या सलाह नहीं दिया, उस सलाह के अनुसार राज्यपाल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको लेकर के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्या नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं। ये बात कौन बोलता है, आपका आर्टिकल नंबर 163(3). तो 163 में क्या क्या प्रोविजन है, तो भाई सबसे पहले स्वविवेक की शक्ति को छोड़कर के जो अन्य कार्य हैं या उन कार्यों की सलाह के लिए कौन होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, सीएम होगा। बाद में आर्टिकल 163(2) क्या बोलता है, भाई ये अपनी स्वविवेक की शक्तियां और मंत्रिपरिषद की सलाह से कोई कार्य किया है, ठीक है, इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि इसने अंतिम विनिश्चय क्या लिया है, क्या नहीं लिया है। इसके बाद इसने जो कार्य की हैं किस मंत्रिपरिषद की सलाह से किए हैं, चाहे कैसे भी किए हो, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन सी बात करता है, आर्टिकल नंबर 163 पूरा की पूरा बात करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 164 है, इसको अगली स्लाइड में देखेंगे अपन आगे डिटेल के साथ। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे बताना भूल गया था आपको कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे न्यूनतम आकार, क्या बताया था मैंने, न्यूनतम आकार। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, न्यूनतम आकार केवल केवल राज्य मंत्रिपरिषद के लिए, किसके लिए, राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके लिए न्यूनतम आकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, क्या नहीं है, कोई भी न्यूनतम आकार तय नहीं है। कितने भी न्यूनतम मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम की संख्या तय कर रखी, कितना, 15%। न्यूनतम का कोई आकार तय नहीं है, किसमें भाई, केंद्रीय मंत्री परिषद में। राज्य मंत्रिपरिषद में फिक्स है तो भाई न्यूनतम कितने हो सकते हैं आपके, 12 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 12, 11 + 1। लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में न्यूनतम आकार तय नहीं है। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है संविधान में, तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75। और पर्टिकुलर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का न्यूनतम आकार नहीं, इसका उल्लेख कहां पर मिलेगा आपको, आर्टिकल नंबर 75(1) में। किसमें मिलेगा, 75(1) में ही तय किया गया है कि 91वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जिसमें जोड़ा गया था कि भाई अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितने होंगे ये सीमा तय नहीं है। किसमें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। राज्य में तो मैंने बता दिया, राज्य में तो तय है न्यूनतम 12 हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या तय नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। वापस आ जाओ अपने इसी पे, ये हो गया। एक साथ अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसकी बात कर रहा है, वेतन भत्तों की बात कर रहा है। अब सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आएगा आपका आर्टिकल नंबर 164। कौन सा आएगा, 164। सबसे पहले 164(1) कौन सा है, 164(1). इसको पूरा पूरा समझ लो, मैंने अभी 163 समझा दिया। इसके बाद 164(1), इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें कहा है कि भाई सबसे पहले सीएम होगा और सीएम की नियुक्ति क्या करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। क्या करेगा, सीएम को नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है, 164(1). ध्यान रखना यहाँ पे ये नियुक्त करता है, ना तो चयनित करता है, नहीं क्या करता है, मनोनीत। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ना तो चयनित होगा, नहीं क्या होगा, मनोनीत। क्या होगा, सीधा नियुक्त करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और इस राज्यपाल की ही सीएम के कहने पर किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्री परिषद की। किसकी, मंत्री परिषद की। और यह मंत्री परिषद, यह मंत्री परिषद क्या होगा भाई, किसके अधीन काम करेगी मंत्री परिषद, तो ध्यान रखना यह मंत्री परिषद आपकी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या धारण करेगी, पद धारण करेगी। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 164, 164(1) के
कौन सा आर्टिकल 164 के, जिसमें क्या 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 बोला गया है कि अधिकतम 15%, कितने, अधिकतम 15% ही क्या हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। मंत्री परिषद का अधिकतम आकार किसका, मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना होगा भाई, 15% होगा। ये बात किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 164(1) में ये बात का उल्लेख है। मैंने यहाँ पे बताया नहीं था आपको, वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ इस चीज को कि भाई न्यूनतम आकार अधिकतम आकार इन दोनों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है भाई, संविधान में। क्या संविधान से क्या जोड़ा गया था, तो हाँ क्या जोड़ा गया था, तो आर्टिकल नंबर 164(1) क्या जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, 164(1) के। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें, हाँ यहाँ पे देखो ये अधिकतम आकार के लिए जोड़ दिया, साथ में इसी में उल्लेख किया गया न्यूनतम आकार का, किसका, न्यूनतम आकार का, न्यूनतम कितने भाई, 12। किससे जोड़ा गया ये बात, आर्टिकल 164(1) कैसे ये बात जोड़ी गई है। इसके बाद आर्टिकल 164(1) खे, इसमें क्या बोला गया, दल बदल, किसका उल्लेख है, दल बदल का उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति जो कोई अपना दल चेंज कर लेता है, हाँ किसी भी कारणवश, तो वो किसका दोषी होगा, दल बदल का दोषी होगा। ठीक है, इसका उल्लेख कहां पे मिलता है दल बदल का, तो ध्यान रखना अनुसूची 10 किसमें मिलता है, अनुसूची नंबर 10 में। इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको, 52वां सीए, 52वां सीए 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से किसको जोड़ा गया था, अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया था, जिसमें किसका उल्लेख है, दल बदल का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना यह आर्टिकल क्या बोलता है, 164(1) क्या बोलता है कि यदि कोई मंत्री, कौन, कोई मंत्री है या सीएम है, कोई भी दल बदल का दोषी है, दल बदल का जिस दिन वो दोषी साबित होगा उस दिन से वो निर्णय घोषित हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा, क्या घोषित हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो किसका उल्लेख मिलता है यहाँ पे, दल बदल का उल्लेख मिलता है। दल बदल को अपन अलग से डिटेल में पढ़ते हैं, पूरी पूरी इसकी सीरीज चलती है। ठीक है, अनुसूचियों की पूरी सीरीज चलती है, यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। पहले जो प्रोविजन था 1/3 था, जिसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, 2/3। ये कब किया गया था, तो इन दोनों का ध्यान रखना, 164(1) के, 164(1) के और 2/3 तीनों के तीनों प्रावधान जोड़े गए थे 91वां संविधान संशोधन 2003 से। किससे जोड़े गए थे, दोनों तीनों के तीनों 91वां संविधान संशोधन 2003 से 164(1) खे जोड़ा गया, 164(1) खे जोड़ा गया, किससे जोड़े गए, 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2004 को। ठीक है, 164(1) हो गया, 164(1) के, 164(1) खे। इसके बाद है 164(2), इसमें क्या बताया गया, सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी भाई जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है वो किसके लिए होती है, तो ध्यान रखना किसके लिए, विधानसभा, किसके लिए, विधानसभा के लिए क्या होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कौन सा आर्टिकल है, 164(2). अब यहाँ पे याद रखना, मैं बोलता हूं आपको व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ध्यान रखना राज्यपाल के प्रति, किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति। सामूहिक रूप से बात करें तो विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राज्यपाल के प्रति। जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका उल्लेख कहां पे, आर्टिकल नंबर 164(2) में। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 164(3), इसमें क्या बताइए, ये शपथ, क्या बताइए, शपथ, किसकी शपथ, आपके सीएम की शपथ, सीएम के साथ साथ मंत्रिपरिषद की शपथ। भाई इनको शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखना कौन दिलाता है भाई इनको शपथ, राज्यपाल। कौन दिलाता है शपथ, राज्यपाल इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, इन शपथ का प्रारूप कहां पे, तो ध्यान रखना प्रारूप इनका अनुसूची 3, कौन से में, अनुसूची नंबर 3 में। 3 व्यक्ति है, राज्यपाल, कौन कौन सा, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। आर्टिकल 60, 69, 159, इन 3 लोगों को छोड़ करके से जितने भी हैं सबकी शपथ का प्रारूप या शपथ कहां से लेते हैं, सब अनुसूची नंबर 3 से लेते हैं। तो ये शपथ कहां से लेंगे, अनुसूची नंबर 3 में इसका प्रारूप दिया गया, वहां से शपथ लेते हैं, दिलाता कौन है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, इसके बाद है 164(4), कौन सा, 164(4), ये क्या बोलता है कि भाई 6 माह तक, कितने माह तक, 6 माह तक किसी भी व्यक्ति को मंत्री या किसी भी व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है। कब तक, 6 माह तक।
जो भारत का नागरिक है, 25 वर्ष से ज्यादा की आयु है, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, वह व्यक्ति 6 माह तक सीएम बन सकता है, मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर उसको किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 माह के भीतर सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। तो कितने माह तक बन सकता है कोई भी व्यक्ति? जैसे मैं हूं, तो मैं भारत का नागरिक हूँ, 25 वर्ष से ज्यादा की मेरी आयु है, तो मैं भी सीएम बन सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे 6 माह के भीतर क्या बनना पड़ेगा? किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 164(5). 164(5) इसमें किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वेतन भत्ते। किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का उल्लेख है। इनके वेतन भत्ते निर्धारित कौन करता है? तो ध्यान रखना, राज्य विधान मंडल। कौन निर्धारित करता है? राज्य विधानमंडल, सीएम और मंत्रिपरिषद दोनों के वेतन भत्ते निर्धारित करता है। किस में लेके है? तो आर्टिकल नंबर 164(5) में। तो यहाँ पे बोला गया है वही मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल ध्यान रखना 164(5). कौन सा आर्टिकल है? 164(5). अब सुनना समझना, मैं आपको स्लाइड से दिखा देता हूं कि भाई किसको कितना वेतन मिलता है, सीएम को कितना मिलता है, किसी मंत्री को कितना वेतन मिलता है, मंत्रियों में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उन सबका मैं वेतन आपको दिखा देता हूं। एक बार देखो, ये स्लाइड है भाई, इसमें देखो। हाँ हाँ, ये देखो भाई, विधायक के वेतन भत्ते। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? विधायक को वेतन भत्ते। ये देखो, विधायक को वेतन भत्ते कितने मिलते हैं भाई? विधायक को वेतन मिलता है 40,000 रुपए। कितने मिलता है? 40,000 रुपए किसको मिलता है वेतन? विधायक को वेतन मिलता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता कितना मिलता है? 70,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता मिलता है। विधानसभा की कमेटियों में शामिल होने पर कितना मिलता है? 2,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 2,000 रुपए। राज्य से बाहर बैठक होने पर भत्ता कितना मिलता है? 2,500 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 2,500 रुपए। सहायक कर्मचारी रखने का भत्ता कितना मिलता है? 30,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 30,000 रुपए। और टेलीफोन भत्ता कितना मिलता है? 2,500। कितना मिलता है? 2,500 रुपए मिलता है। अब मैं बात करूं, विधायक को इंडिविजुअल कितने पैसे मिलते हैं? विधायक की तनख्वाह के रूप में कितने मिलते हैं? 40,000 रुपए। लेकिन इंडिविजुअल कितने मिलते हैं? तो इंडिविजुअल में आप ध्यान रखना, विधायक को कितना वेतन मिलेगा? तो ध्यान रखना 1,25,000। इंडिविजुअल कितना मिलता है? 1,25,000 रुपए। किसको मिलता है? विधायक को ये क्या मिलता है? वेतन भत्ता मिलता है। कितना मिलता है? 1,25,000। अब सुनना और समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। इसके अलावा ये सुविधा इनको क्या दे रखी है? खास खास सुविधा दे रखी है। जैसे निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए 15 दिन के लिए भाई क्या बोलते हैं, फ्री में सरकारी वाहन मिलता है। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। ठीक है, सरकारी वाहन नहीं लेने पर 45,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 45,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा जयपुर में रहने के लिए क्या मिलता है इनको? आवास मिलता है। क्या मिलता है? क्वार्टर मिलते हैं। विधायक के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं ज्योतिनगर थाने के आसपास बने हुए हैं। कहाँ पे बने? ज्योतिनगर थाने में, और कहाँ बनेंगे? गांधीनगर थाने में। इसके अलावा सालाना 3 लाख रुपए तक की हवाई और रेल यात्रा की क्या मिलती है? सुविधा मिलती है। कितनी? 3 लाख रुपए की क्या हवाई यात्रा कर सकते हैं या रेल यात्रा कर सकते हैं। रोडवेज की एसी और नॉन एसी बसों में यात्रा की फ्री सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? फ्री सुविधा मिलती है। किसको? विधायक साहब को मिलती है। और विधायक सीट से अलग क्या होती है? रिजर्व होती है इनकी सीट भी। क्या होती है इनकी? रिजर्व सीट होती है। इसके अलावा प्राइवेट वाहन से यात्रा करने पर 10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से पैसा मिलता है। कितना? 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी क्या मिलता है इनको? पैसा मिलता है। विधायक को एक पास भी दिया जाता है। इसके अलावा विधायक को 80,000 रुपए तक की क्या दी जाती है? फर्नीचर की सुविधा दी जाती है। और हर एक विधायक को 1 साल में 5 करोड़ रुपए के विकास के लिए क्या किया जाता है? मंजूरी करने का अधिकार है, जिसको अपन बोलते हैं एमएलए लैड। क्या बोलते हैं? एमएलए लैड। कितने मिलते हैं भाई? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ठीक है, विधायक को भी और एमपी को भी कितने मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए मिलते थे। पहले विधायक को 3 करोड़ रुपए मिलते थे। एमएलए की अब सीमा बढ़ा दी है कि हर साल कितने मिलते हैं? अपने विधानसभा में विकास करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं इनको? 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ, ये तो होगी विधायक की। टोटल कितना पैसा मिलता है? 1,25,000 रुपए। यहाँ पे ये बोल रहा है ना सहायक कर्मचारी रखने का भत्ता, तो भाई दूसरे को मिलता है। इसके जो ओवरऑल जो विधायक के रूप में वेतन मिलता है 40,000 रुपए, और सारे अलाउंसेस को मिलाकर कितना मिलता है? 1,25,000 रुपए। अब मैं बात करता हूँ सीएम की। सीएम भजनलाल जी हैं। कौन है? भजनलाल जी। इनको कितना पैसा मिलता है? किसको? भजनलाल जी को। तो ध्यान रखना, सीएम के रूप में वेतन मिलता है 75,000। किसके रूप में? सीएम के रूप में कितना मिलता है? 75,000 रुपए। विधायक के रूप में मिलता है इनको 40,000 रुपए। कितना मिलता है? 40,000 रुपए।
और इस तरह से जो ये भत्ते दे रखे हैं, इनको क्या दे रखे, भत्ते दे रखे हैं। टोटल इनकी जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलती है, 1,75,000 रुपए। कितनी मिलती है, 1,75,000 रुपए। किसको मिलती है भाई ये तनख्वाह, सीएम और आपके विधायक को। किसको मिलती है, सॉरी सीएम को क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है कितनी, 1,75,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, अब मैं बात करूंगा उप मुख्यमंत्री की। किसकी बात करता हूं, उप मुख्यमंत्री की। तो उप मुख्यमंत्री को कितना पैसा मिलता है, तो ध्यान रखना, डिप्टी सीएम जिसको अपन बोलते हैं डीवाई सीएम, इसको कितना मिलता है, 65,000 रुपए। कितना मिलता है, 65,000 रुपए क्या मिलती है, डिप्टी सीएम के रूप में तनख्वाह मिलती है। कैबिनेट मंत्री जो होता है, कौन होता है, कैबिनेट मंत्री, इसको भी कितना मिलता है भाई, 65,000। कितना मिलता है, 65,000 कैबिनेट मंत्री को मिलता है। 65,000 किसको मिलता है, डिप्टी सीएम को मिलता है। इसके अलावा ये हो गया डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री हो गया। इसके अलावा राज्य मंत्री कौन सा है आपका, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को कितना मिलता है, तो ध्यान रखना कितना मिलता है, 62,000 रुपए। कितना मिलता है, 62,000। और जो आपका उप मंत्री होता है, कौन सा होता है, उप मंत्री, इसको कितना मिलता है, 60,000 रुपए इसको मिलता है। कितना मिलता है, 60,000 रुपए इसको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो उसको कितना मिलता है, 70,000 रुपए। कितना मिलता है, 70,000 रुपए। जो बेसिक पे है, बेसिक वेतन इनका कितना, 70,000 रुपए। सबसे ज्यादा किसका है, सीएम का कितना है, 75,000 रुपए। इन सबसे भी ज्यादा किसका होता है, राज्यपाल का। कितना मिलता है, टोटल 3.5 लाख रुपए। कितना मिलता है, 3.5 लाख। हमारे यहाँ पे सीएम साहब को कितना मिलता है, 1,75,000 रुपए। सारे के सारे इनके क्या मिलाने का, अलाउंस वगैरह मिलाने के बाद ये हो गया वेतन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है इसके बाद। हाँ तो देखो फिर इसमें कि निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों, किसकी बात कर रहे हैं, संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कहां पर उल्लेखित है, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 167 में। किसमें उल्लेखित है, आर्टिकल नंबर 167 में। इसमें 3 प्रावधान है। कितने प्रावधान है, 3 प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान है, तो पहले तो ऑप्शनों को पढ़ते चलते हैं अपन, यहाँ पे देखते चलते हैं। 167 सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी, किसके कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। बात बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, आर्टिकल नंबर 167(1) में मिलता है। किसमें मिलता है, 167(1) में। 167 ए बोल दो इस बात को। ठीक है, दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका भी उल्लेख कहां पर मिलता है, 167(ए) 167(1) में। किसका, दोनों का उल्लेख मिलता है भाई। जो आपके प्रशासन संबंधी जो विनिश्चय किए गए, इसके अलावा विधायिका संबंधी जो विनिश्चय किए गए, दोनों की सूचना किसको देगा, सीएम राज्यपाल को सूचना देगा। ये बात कौन सा बोलता है, आर्टिकल नंबर 167(1) बोलता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 167(2). 167(2) ये क्या बोलता है, इसमें भी ध्यान रखना कि यदि राज्यपाल चाहे, कौन चाहे, राज्यपाल चाहे, तो वापस से क्या बोलते हैं, प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी, इन दोनों की सूचनाएं, क्या सूचनाएं किससे मांग सकता है, सीएम से मांग सकता है। किससे मांग सकता है, सीएम से सूचना मांग सकता है। कौन चाहे, राज्यपाल चाहे। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 167(2) है। इसके बाद 167(3). कौन सा है, 167(3). ये क्या बोलता है, इसमें कहा गया है कि यदि किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया, किसने, मंत्री ने किया। किसने किया, मंत्री ने। लेकिन मंत्रिपरिषद ने क्या नहीं किया, इस पे चर्चा नहीं की। क्या नहीं की, चर्चा। किसने, मंत्रिपरिषद ने। मंत्री परिषद क्या नहीं की, चर्चा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल क्या कर सकता है, इस विधेयक को पुनर्विचार को, किसको, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। किसके लिए कह सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मेरे हिसाब से 167(3) ये तीनों के तीनों आर्टिकल आपने देख लिए। अब देखते जाओ तीसरी बात क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। बात तो सही है, लेकिन यह क्या नहीं है, इसके संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है, इसलिए क्या है, संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। वैसे बात सही है, वैसे तो बात सही है, लेकिन क्या नहीं है, इसका संवैधानिक कर्तव्य नहीं है भाई। क्या नहीं है, संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। यदि संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख होता, वहां पे बैठक की बात कही जाती, तब तो क्या हो जाता है, इसकी संवैधानिक बाध्यता हो जाती, संवैधानिक कर्तव्य हो जाता। लेकिन वर्तमान में संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अलग से गठन किया गया था। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में किया गया था सदस्य का गठन, मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला देखो, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया,
किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया। राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता, मैंने बताया था क्या कर होता है, पुनर्विचार के लिए रखवा सकता है। जहां पे मंत्रिपरिषद ने चर्चा नहीं की है लेकिन मंत्री ने क्या कर दिया, किसी विधेयक पर विनिश्चय कर लिया तो पुनर्विचार हेतु वापस दे सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो कौन कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो कौन सा है, 1, 2 और 4 सही। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको फिर बताया, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि क्या राज्यपाल सीएम से कोई सूचना मांग सकता है, तो हम मांग सकता है। कौन सा आर्टिकल से मांग सकता है, ध्यान रखना आर्टिकल 167(2), उसका उल्लेख नहीं है, मैंने स्पेशल बता दिया कि सूचना किससे प्राप्त कर सकता है, राज्यपाल सीएम से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। अब सुनना भाई, संसदीय सचिव, कौन से पद की बात चल रही है, संसदीय सचिव के पद की बात चल रही है। इसकी नियुक्ति और इसकी पद की शपथ, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, नियुक्ति और पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो ध्यान रखना कौन दिलाएगा भाई, सीएम दिलाता है। कौन दिलाता है, सीएम इनकी पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला सही। दूसरा सही, राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही है, बात बिल्कुल सही है। विधायकों में से क्या होती है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति होती है। इसके बाद तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। इसमें तीसरी अनुसूची में क्या संसदीय सचिवों के लिए शपथ का प्रावधान या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, तो ये बात हो जाएगी गलत। कैसे गलत होगी, अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूं आपको। पहली बात तो संसदीय सचिव ये पद है क्या बवाल है, कब बना था, कैसे बना था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसको अपन अगली स्लाइड में देखो। इसमें यह समझना, इसको पूरी डिटेल के साथ मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। अब देखते जाना, समझते जाना। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की, ऐसे समझ में आएगा आपकी, शक्ति पृथक्करण। ठीक है, किसने दिया था सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू। और इनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्या नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार कहा था कि भाई साहब आपको एक काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक विधायिका बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, विधायिका। हमने कहा ठीक है भाई साहब विधायिका बना देंगे। क्या बना दी, विधायिका। ये काम क्या करेगी, कानून बनाने का, कानून बनाने का। इसी को क्या बोलते हैं अपन, व्यवस्थापिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्यवस्थापिका। क्या बोलते हैं इसको, व्यवस्थापिका बोलते हैं। ठीक है, देश में कानून बनाने की बात है, किसमें भाई, देश में। तो कौन बनाएगी, संसद। कौन बनाएगी, संसद। इसका उल्लेख कहां पे, संविधान में, आर्टिकल नंबर 79 में। किसमें, 79 में। कितने लोगों से मिलकर बनती है, 3 लोगों से। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर क्या बनेगी, आपकी संसद बनेगी। यदि मैं राज्य की बात करूं, किसकी बात करूं, राज्य की, तो राज्य में कानून बनाने का काम किसका है, तो ध्यान रखना किसका काम है भाई यहाँ पे, तो राज्य में कानून बनाने का काम किसका है, विधानमंडल। विधानमंडल। और ये भी 3 लोगों से मिलकर बनेगा, किस किस से, विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। ये तो हो गया आपकी क्या बोलते हैं, विधायिका, व्यवस्थापिका, जो क्या बनाती है, कानून बनाती है या विधि बनाती है। दूसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी कार्यपालिका। क्या जाएगी, कार्यपालिका। ठीक है, ये क्या काम करेगी, कानून को लागू करने का। क्या करना, लागू। इसको अपन बोल सकते हैं दूसरी भाषा में नीति निर्माता। नीति निर्माता। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, नीति क्रियान्वयन करता। नीति क्रियान्वयन। ठीक है, अब देखो आगे समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो आपकी कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की है, एक स्थायी और एक कौन सी है, अस्थायी। कौन कौन सी है, स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका में कौन आएगी आपकी, नौकरशाही। कौन आएगी, नौकरशाही। और नौकरशाही में आपकी 3 अखिल भारतीय सेवाएं। कितने अखिल भारतीय सेवा, 3। कौन कौन सी है, 3 ब्यूरोक्रेट्स, 3 अखिल भारतीय सेवा, 3 अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय। इसमें आपकी कौन कौन सी है, आईएएस है, आईपीएस है
और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ना कि फॉरेन सर्विस है, ध्यान रखना। कौन सी है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये आपकी स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद है अस्थायी कार्यपालिका, इसमें आ जाएंगे आपके नेता। कौन आ जाएंगे? नेता, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो अस्थायी कार्यपालिका ये भी 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले कौन सी आती है आपकी? संसदीय, दूसरे नंबर पे अध्यक्षात्मक, तीसरे नंबर पे बहुल, चौथे नंबर पे दोहरी। कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है, वह कार्यपालिका है जहां पे सीएम शक्तिशाली होता है। सर्वसर्वा कौन होता है? सीएम होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसीलिए हमारे यहाँ पे सीएम शक्तिशाली है, क्योंकि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। कहाँ पे? जैसे भारत, जैसे इंग्लैंड, दोनों में कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ पे सर्वसर्वा कौन है? पीएम है। और यहाँ कौन है राज्य में? सीएम है। कौन है? सीएम है। आप देखते होंगे, मैं बताया था कि सीएम होता है वास्तविक प्रमुख। कौन होता है? वास्तविक प्रमुख। नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? नाम मात्र प्रमुख राज्यपाल को बोलते हैं, वास्तविक प्रमुख किसको बोलते हैं? सीएम को बोलते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक कहाँ पे? यहाँ पे कौन होता है? राष्ट्रपति। ये है कहाँ पे? अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका। ऐसे देश जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां पे सर्वे सर्वा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जैसे अमेरिका। बहुल, जहाँ पे शक्तियां क्या समान रूप से वितरित होती है, वो कहलाती है बहुल प्रणाली, जैसे स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और जहाँ पे शक्तियों का क्या होते हैं? कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास है और कुछ शक्तियां पीएम के पास है, वो क्या कहलाती है? दोहरी शासन प्रणाली। ऐसा कौन सा देश है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, ये क्लियर है आपकी? तो ये तो हो गया भारत, ये इधर कौन? अमेरिका, इधर स्विट्जरलैंड, इधर फ्रांस। ये आपकी होगी शासन प्रणाली। अब मैंने ये क्यों समझाया आपको, अब यहाँ पे समझना, बहुत काम की चीज आने वाली है आपकी। अगली इस स्लाइड में देखो, मैं अब वापस लिख रहा हूं कार्यपालिका। कार्यपालिका में 2 प्रकार की है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका का जो अपने राज्य प्रशासन को समझा रहा हूं मैं आपको, समझा रहा हूं राज्य प्रशासन को। अब समझना यहाँ पे, जो आपकी स्थायी कार्यपालिका होती है, कौन सी? स्थायी कार्यपालिका। इसका जो मुख्यालय वो क्या कहलाता है? सचिवालय। क्या कहलाता है? सचिवालय। और जिसको हेड होता है वो क्या कहलाता है? सीएस, चीफ सेक्रेटरी। क्या कहलाता है? चीफ सेक्रेटरी। इधर जो अस्थायी कार्यपालिका है, कौन सी? अस्थायी कार्यपालिका, ये सभी इनका मुख्यालय कहां पे? विधानसभा। और इनका जो चीफ होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सीएम। क्या बोलते हैं? सीएम। ठीक है, अब सुनना समझना, सीएम के नीचे जो व्यक्ति काम करता है उसका नाम होता है कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री होता है? कैबिनेट मंत्री। किसके नीचे होता है? सीएम के नीचे कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री के अलावा एक मंत्री कौन सा होता है आपका? राज्य मंत्री। कौन सा होता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के अलावा कौन सा होता है? उप मंत्री। तो ये मंत्री की कितनी कैटेगरी हो गई? 3। कितनी कैटेगरी है? 3। तो मंत्री कितने प्रकार के हो गए? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब सुनना समझना, राज्य मंत्री में भी एक सब कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं अपन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या बोलते हैं इसको? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन सी कैटेगरी है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की एक कैटेगरी अलग से होती है, इसी में शामिल होती है राज्य मंत्री में। तो मंत्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्री हैं। अब यदि मैं सीएम और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन चारों को मिला दो तो ये कहलाएगी मंत्री परिषद। क्या कहलाएगी? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? तो ध्यान रखना, सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होता है और उप मंत्री भी शामिल होता है। इसके अलावा एक पद और होता है जिसका नाम है संसदीय सचिव। क्या नाम है? संसदीय सचिव। अब सुनना समझना, यहाँ पे राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, इन दोनों पदों का सृजन किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया। कब किया था? ध्यान रखना, चौथी विधानसभा में। कब किया था? चौथी विधानसभा। कब की बात है? तो ध्यान रखना 1967 की बात है। कब की बात है? 1967।
कौन सा पद सृजित किया गया था? संसदीय सचिव और साथ में राज्य मंत्री वाला पद। कौन सा? राज्य मंत्री वाला पद। अब सुनना, समझने की कोशिश करना। यदि मैं यहाँ पे बात करूं आपको, इधर देखो, इधर समझने की कोशिश करना। यदि मैं सीएम और कैबिनेट मंत्री इन दोनों को मिला दूं, किसको? सीएम और कैबिनेट मंत्री, तो इनसे मिलकर क्या बनेगी आपकी? मंत्रिमंडल। अब आया समझ में फर्क? सीएम और कैबिनेट मंत्री दोनों से मिलकर क्या बनेगी आपकी? मंत्रिमंडल। सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन चारों से मिलकर क्या बनेगी आपकी? मंत्री परिषद। क्या बनेगी? मंत्री परिषद। ये चारों क्या कहलाते हैं आपके? मंत्री। क्या कहलाते हैं? मंत्री। अब ध्यान रखना, संसदीय सचिव इस मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता। किसका हिस्सा नहीं होता? इस मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि जो संसदीय सचिव होता है, क्या होता है? संसदीय सचिव होता है, इसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसका? राज्य मंत्री का क्या होता है? दर्जा प्राप्त। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये लाभ का पद भी नहीं होता। क्या नहीं होता? लाभ का पद नहीं। पूरा क्लियर हो जाएगा आपके यहाँ के। आज पूरी चार्ट में इसी में मैं समझा दूंगा आपको, सुनते जाना। संसदीय सचिव राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लाभ का पद नहीं होता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने की कोशिश करना कि ये संसदीय सचिव जो होता है, यह व्यक्ति भाई साहब मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता। तो इसके ऊपर जो 15% वाली सीमा है, कौन सी है? 15% वाली सीमा, जो किससे जोड़ी थी हमने? 91वां संविधान संशोधन 2003 से। ये सीमा इसके ऊपर लागू नहीं होती। किसके ऊपर? संसदीय सचिव के ऊपर। बनाया किसको जाता है संसदीय सचिव? तो ध्यान रखना, कोई भी विधायक को उसको संसदीय सचिव बना दिया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है संसदीय सचिव की? तो यहाँ पे ध्यान रखना, कौन करेगा? सीएम करेगा। कौन करेगा? नियुक्ति भी कौन करता है? सीएम। शपथ भी कौन दिलाएगा? सीएम। त्यागपत्र भी कौन लेगा? सीएम। त्यागपत्र, नियुक्ति, शपथ, सबकी सब कौन लेगा? सीएम लेगा भाई। कौन लेगा? सीएम। और इसकी जो शपथ होती है, शपथ लेने का काम कौन करता है? सीएम करता है। लेकिन शपथ का कोई प्रारूप तय नहीं है। इसका ना संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये पद बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1967 में। कब जोड़ा गया था? 1967 में। यदि सीएम और कैबिनेट मंत्री दोनों को मिला दें, किसका उल्लेख क्या बन जाती है आपकी? मंत्रिमंडल। और इसका उल्लेख कहां पे मिलता है? तो ध्यान रखना, संविधान में केवल एक आर्टिकल है, 352। कौन सा है? 352 में ही मंत्रिमंडल का उल्लेख है। इसके अलावा कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। इसको आगे जो सेशन है उसमें क्वेश्चन है, वहां पे मंत्रिमंडल को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, कब जोड़ा गया था, कैसे जोड़ा गया था। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपका। अब इधर देख लो भाई, सचिवालय। सचिवालय में कौन होता है? सीएस होता है। सीएस के नीचे कौन आ जाता है? एसीएस आ जाता है आपका। इसके नीचे कौन आ जाता है? सचिव। कौन आ जाता है? सचिव आ जाता है। इसकी पूरी की पूरी सीरीज है। इस सीरीज को मैं आपको अलग से समझाऊंगा जब अपन किसका सेशन लेंगे? सचिवालय वाला सेशन लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं सचिव का उल्लेख क्यों किया है? तो इधर से जो कैबिनेट मंत्री है, कौन सा मंत्री है? कैबिनेट मंत्री है। इस तरह से याद रखो, ये कैबिनेट मंत्री है। कौन सा मंत्री है? कैबिनेट मंत्री है। इधर से सीधे आ जाओ सचिव के ऊपर। कौन है? सचिव के ऊपर। ये क्या होते हैं? दोनों दोनों किसी न किसी विभाग के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? विभाग के प्रमुख। किसके प्रमुख होते हैं? विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, किसके प्रमुख होते हैं? विभाग के प्रमुख। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? सामान्य प्रशासन विभाग ही कहते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग। और एक बात ध्यान रखना, जो सीएस होता है, ये क्या होता है आपका? प्रशासनिक प्रमुख होता है। जो क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे कि प्रशासनिक प्रमुख कौन है, तो कौन होता है? सीएस। जबकि राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। सीएम क्या होता है? राजनैतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख कौन होगा आपका? सीएम होगा। जबकि प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? सीएस होगा। मेरे हिसाब से पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा आपके। पूरा संसदीय सचिव वाला पद भी क्लियर हो गया होगा। कब जोड़ा गया था? 1967 में। साथ में राज्य मंत्री किसने जोड़ा था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब जोड़ा था? चौथी विधानसभा में। वापस से क्वेश्चन पे चले जाओ अपने पे। क्या बोल रहा है कि भाई तीसरे अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वैसे गलत हो जाएगा। इसके अलावा कि भाई संसदीय सचिव की नियुक्ति भी कौन करेगा? सीएम करेगा। कौन करेगा? सीएम करेगा। और इसको साथ के साथ शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करेगा? सीएम करेगा। कौन करेगा? सीएम करेगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत होती है भाई? अनुच्छेद 164। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यदि पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ रहे तो कौन सा है? 164 एक है।
कौन सा है 164 एक। अब मैं ये क्वेश्चन को लेकर के आया हूं आपको, तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यदि आपको संविधान के भाग याद है, क्या याद है, संविधान के भाग कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और 22 भाग में से भाग कौन सा है, भाग नंबर 6। कौन सा है, भाग 6। क्या है इसमें, राज्यों की शासन व्यवस्था। किसकी, राज्यों की शासन व्यवस्था। संविधान का भाग 6 राज्यों की शासन व्यवस्था कहां से कहा तक है, ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक। कहां से कहता है, 152 से 237 तक। आपको इतना भी पता हो कि राज्य की शासन व्यवस्था का उल्लेख आर्टिकल 152 से 237 तक है, तो आंसर वैसे निकल जाएगा। ये वैसे हट जाएगा, ये वैसे हट जाएगा, ये वैसे ही हट जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा। इसके अलावा और ज्यादा करना है, करीब करीब का आर्टिकल आ जाए, तब कैसे करना होता है, तो ध्यान रखना इस भाग 6 में कितने अध्याय, 6 अध्याय। कितने अध्याय, 6 अध्याय। कितने अध्याय, 6 अध्याय। ठीक है, और 6 अध्यायों में सबसे पहला अध्याय कौन सा है, साधारण। कौन सा है, साधारण है। ठीक है, कहां से है ये आर्टिकल, तो आर्टिकल का ध्यान रखना आप, कौन सा, आर्टिकल नंबर 152। इसके बाद अध्याय नंबर 2, फर्स्ट हो गया, सेकंड अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में क्या है आपका, साधारण के बाद आपकी आ जाएगी कार्यपालिका। क्या है, कार्यपालिका। कहां से कहा था इसका उल्लेख, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक किसका उल्लेख है, कार्यपालिका का उल्लेख है। इसके बाद आपका कार्यपालिका के बाद क्या आ जाएगी, आपकी विधायिका। क्या आ जाएगी, विधायिका। कहां से कहा तक है, तो ध्यान रखना अध्याय नंबर 3 कहां से कहां तक है, 168 से लेकर के 212 तक। क्या आपकी विधायिका। इसके बाद अध्याय नंबर 4, 3 हो गया, 4 में क्या है आपका, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, राज्यपाल की। अध्यादेश आर्टिकल नंबर 213। इसके बाद अध्याय नंबर 5 में क्या है आपका, हाईकोर्ट। क्या है, हाईकोर्ट। कहां से कहां तक है, 214 से 231 तक। क्या है आपकी, हाईकोर्ट। अध्याय नंबर 6 में क्या है आपकी, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय ये कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना 233 से लेकर के 237 तक किसका उल्लेख है, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। क्लियर है, कितने अध्याय हो गए, 6 अध्याय हो गए। सबसे पहले कार्यपालिका, विधायिका, अध्यादेश, हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। यदि हाईकोर्ट का क्वेश्चन आ जाए तो कहां से कहां तक उल्लेख मिलेगा, हाईकोर्ट का 214 से 231 तक। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय का उल्लेख आ जाए 233 से 237 तक। अब आर्टिकल क्या हो गए आपके, स्पेसिफिक हो गए। विधायिका से संबंधित विधानसभा विधान परिषद से क्वेश्चन आ जाए आपका, तो कहां से कहां तक होगा, 168 से 212 तक। यदि कार्यपालिका की बात करें, अब यहाँ पे कार्यपालिका को और समझा देता हूं मैं आपको डिटेल में, इधर देख लो। इसमें भी एक चार्ट और बना देते हैं अपन। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका, राज्यपाल। कौन आएगा, राज्यपाल। इसका उल्लेख कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 153 से लेकर के 161 तक कौन आ गया, राज्यपाल। इसके बाद सीएम और मंत्रिपरिषद, परिषद, ये दोनों का उल्लेख कहां से कहां तक है, ध्यान रखना 163 164। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता पिछली क्लास में समझा चुका हूं सारी चीजों को, आर्टिकल 165। इसके बाद क्या आ जाएगा, राज्य सरकार के कार्य संचालन। कार्य संचालन कहां से कहां तक है, 166 167। बैठा नहीं बैठा, कितना आसान कर दिया मैंने, एक एक चीज को खोल खोल करके क्या कर दिया आपके लिए, बहुत ज्यादा आसान। इस तरह से याद कर लो, क्या कर लेना अपने को, इस तरह से याद कर लेना है। मैं एक चीज और बताना भूल गया था, उसको भी बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे यहाँ सुनना, यहाँ समझने की कोशिश करना। सीएम, कैबिनेट मंत्री वगैरह सारी चीजें हो गई। अब इनको विभागों का आवंटन, क्या विभागों का आवंटन किस तरह से होता है इनका, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके लिए विभागों के आवंटन के लिए, नियमावली के लिए आर्टिकल नंबर 166 का प्रयोग किया जाता है। किसका, आर्टिकल नंबर 166। इसको अलग से ध्यान रख लेना भाई, कौन सा आर्टिकल है, 166। आर्टिकल 166 विभागों का आवंटन नियम वगैरह जो सारी सारी कौन करवाता है, सीएम करवाता है। किससे करवाता है, राज्यपाल से करवाता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल से करता है, 166 से करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। बात सही है गलत है, तो बात बिल्कुल सही है। क्या ही सही बात है, कथन सही है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा,
कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की क्या करता है, स्पष्ट व्याख्या करता है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। आगे देखो इसके बाद, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन कौन सा असत्य कथन है, क्या बोल रहा है, इसको यहाँ ध्यान से पढ़ा करो, क्या पूछा, सत्य बोल रहा है क्या असत्य बोल रहा है, असत्य की बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बात बिल्कुल सही है, ये क्या हो गया, सीएम के कार्य हैं, और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करेगा, वरिष्ठतम मंत्री, कौन होता है, वरिष्ठतम मंत्री, और वरिष्ठतम मंत्री भी कौन सा, कैबिनेट मंत्री है आपका, कौन सा, कैबिनेट मंत्री है, तो पहले कौन करेगा, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं है तब कौन करेगा, राज्य मंत्री करेगा, राज्य मंत्री में भी कौन सा करेगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला करेगा, फिर राज्य मंत्री करेगा, लास्ट में उपमंत्री। ठीक है, इसके बाद देखो, यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये चीज काम की है भाई, क्या बोल रहा है, विधान परिषद का सदस्य है, तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, कौन लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, पहली कंडीशन तो इस बात को ध्यान रखना, केवल के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, मनोनीत भाग नहीं लेते, एक चीज तो ये, दूसरी बात, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, किसके, विधानसभा के, किसके भाग लेते हैं, विधानसभा के भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं, ध्यान रखना, मनोनीत नहीं लेते और विधान परिषद के नहीं लेते। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, क्वेश्चन आ जाए आपके, मान के चलो कि यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य, किसका सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, तो क्या वह राज्यपाल राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा, तो भाई विधानमंडल में तो आपका विधान परिषद भी आता है, कौन आता है, विधान परिषद, इसलिए विधानमंडल वाला भी क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा, समझ गए। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले नंबर पढ़ लो, यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो वह स्वयं के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता, बात बिल्कुल सही है, अविश्वास प्रस्ताव पे तभी वोट कर सकता है जब वह निम्न सदन का क्या हो, सदस्य हो, किसका हो, निम्न सदन का। इसके बाद, यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल में मनोनीत सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, मैंने अभी बताया था, मनोनीत भी क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते, तो क्या हो जाएगा, दोनों दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, हाँ तो देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, क्या कह रहा है भाई, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। अब सुनना और समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे अध्यक्ष की बात कर रहा है, होता कौन है, मुख्यमंत्री होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे मैं और चीज समझा देता हूं आपको, एक होता है बहुमत दल का नेता, क्या होता है, बहुमत दल का नेता, और एक होता है सदन का नेता, किसका नेता, सदन का नेता, दोनों फर्क होता है, बहुमत दल के नेता में और सदन के नेता में क्या होता है, फर्क होता है, क्या फर्क होता है, तो सुनना, सबसे पहले मैं सदन की बात करता हूं, यदि मान के चलो सीएम विधानसभा से निर्वाचित है, किससे, विधानसभा से है, किससे, विधानसभा से है, तब तो किसका नेता होगा, ये विधानसभा का नेता होगा, किसका नेता होगा, विधानसभा के सदन का नेता होगा। यदि मान के चलो ये विधान परिषद से, किससे, विधान परिषद से, किससे, ये भाई विधान परिषद से, तो ऐसी कंडीशन में किसका नेता होगा, ये विधान परिषद का नेता होगा, किसका होगा, विधान परिषद का, ना कि विधानसभा का, ध्यान रखना, यदि विधान परिषद से है तो विधान परिषद का होगा, यदि विधानसभा से है तो विधानसभा का होगा, समझ गए। यदि मान के चलो दोनों का ही नहीं है, अरे ऐसा व्यक्ति भी तो सीएम बन सकता है, मैंने बताया था आपको कि जो क्या बोलते हैं, आपका आर्टिकल है 164, कौन सा है, 4 है, 164 4 क्या बोलता है, मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 164 4 ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए बन सकता है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए सदन क्या बोलते हैं सीएम बन गया है, मान के चलो, ना तो वो विधानसभा से है, ना ही वो विधान परिषद से, तो वो क्या सदन का नेता होगा कि नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आपसे इतना डीप पूछ लिया तो तब क्या आंसर दोगे आप, कि भाई वो किसी भी सदन का नेता नहीं होगा, किसी भी सदन का नेता नहीं होगा, विधानसभा से है तो विधानसभा का होगा, विधान परिषद से तो विधान परिषद का होगा, विधानसभा से नहीं है तो विधानसभा का नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बहुमत दल के नेता की, किसकी बात कर रहा हूं, बहुमत दल के नेता की। तो यहां सुनना और समझना कि सीएम कौन, सीएम चाहे विधानसभा से है, कहां से, चाहे विधानसभा से, चाहे विधान परिषद से, विधानसभा से हो चाहे विधान परिषद से हो, साथ के साथ ही चाहे वो 6 महीने वाला सीएम हो, कितने महीने वाला हो, 6 महीने वाला सीएम हो, तीनों कंडीशन में वो क्या होता है, बहुमत दल का नेता कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
भाई मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बहुमंडल का नेता भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सदन का नेता भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन कौन सदन का है? यदि विधानसभा से तो विधानसभा का, विधान परिषद से तो विधान परिषद का। यदि दोनों से नहीं है, 6 महीने के लिए बना है, तो क्या होगा? वो किसी भी सदन का नेता नहीं होगा। इसका अगला देखो कि राज्य में राज्यपाल को औपचारिक प्रधान बनाया गया है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान बनाया गया है। तो अब समझ में आया मैंने वो चार्ट क्यों समझाया था आपको, जिसमें मैंने बताया था भाई हमारे यहाँ पे कार्यपालिका, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हाँ, सिद्धांत कहां से आया था? ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसकी बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें ये सिद्धांत आया था, फ्रांस के दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था। उसमें मैंने बताया था कार्यपालिका 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी भी 4 प्रकार की थी, जिसमें मैंने बताया संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। और जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली हो, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली हो, वहां पे वास्तविक प्रमुख कौन होता है? सीएम। और कौन होता है? पीएम। कौन होता है? सीएम और पीएम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? औपचारिक प्रधान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, मैं वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना, डी जॉर। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको? डी जॉर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी जॉर एग्जीक्यूटिव। और वास्तविक मुख्यमंत्री को क्या बोलते हैं? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखना, यदि औपचारिक प्रधान को क्या बोलते हैं? डी जॉर एग्जीक्यूटिव, और वास्तविक प्रधान को क्या बोलते हैं? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। इसका भी ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली। यदि हमारे यहाँ पे होती अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तब क्या होती है? पिक्चर अलग होती है। तब सर्वे सर्वा सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता? राष्ट्रपति होता, जैसे अमेरिका में। आगे देखो, संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बात सही है गलत है? तो बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल नंबर 164 में कौन सा? 164 1। कौन नियुक्त करता है भाई सीएम की नियुक्ति? तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल सीएम राज्यपाल के साथ पद धारण करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं मैं, और डिटेल में चले जाओ थोड़ा सा। यदि बात आ जाए दिल्ली की, किसकी बात आ गई? दिल्ली या केंद्र शासित प्रदेश, यूटी। किसकी बात आ गई? यूटी। अपने वर्तमान में कितनी यूटी है? 8 है, केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 ही क्या है? सॉरी 28 क्या आपके राज्य है। तो 8 यूटीज हैं। कितने? 8। 8 में से 2 में विधानसभा है। कौन कौन से? पुदुचेरी में और दिल्ली में। यदि यहां पे कोई सीएम है तो उसको नियुक्त कौन करेगा? फिर क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया आपसे कि अब बताओ भाई कि यूटी में सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखना, यूटी में सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। गलत बात। मैंने क्या बताया था यहाँ पे? आर्टिकल नंबर 164 2। ये क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। आगे देखो अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मूल संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख नहीं था। बात बिल्कुल सही है, मैंने बताया था मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया था? इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था इसको? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और कहां जोड़ा गया है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि 3 आधार पे लगता है। कितने आधार पे? 3। युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। और इसी आंतरिक अशांति का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया हमने? सशस्त्र विद्रोह। कौन से संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से। क्या कर दिया इसका नाम चेंज करके? सशस्त्र विद्रोह। इन कंडीशन में कहा गया है कि यदि हमारे क्या बोलते हैं संसद को, सॉरी हमारी जो आपकी कार्यपालिका क्या बोलते हैं कार्यपालिका है, आपकी जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है, उसको आपातकाल लगाना है। आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, क्या मंत्रिमंडल की क्या लेनी पड़ेगी? लिखित सलाह, लिखित में लेना है। किसमें लेना भाई? लिखित में लेना है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 352 में। किससे जोड़ी गई है? 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, कहां पर उल्लेख है मंत्रिमंडल का? केवल एक ही जगह उल्लेख है संविधान में, आर्टिकल 352 में।
क्या लिखा हुआ है, यदि हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो उसमें मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता, क्या मंत्रिमंडल लिखित में देगी तो ये क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। इसके अलावा पूरे संविधान में किसका उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का। मेजर मंत्रिपरिषद का कहां उल्लेख है तो मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर 74, 75 यहाँ पे बात करूंगा मैं तो इधर से, और आगे जाओगे तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, 77 और 78। इधर बात करूंगा तो 64, 164 और 163, और इसके अलावा 166, 167, चार जगह किसका उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ ऊपर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, नीचे राज्य मंत्री परिषद का। इसके बाद अगला देखो, मंत्रिमंडल के मुकाबले मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, बात सही है गलत है। तो मैंने आपको देखो अभी चार्ट में समझाया था, मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट बना रखा है, हाँ गिरा, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाकर बताया था कि सीएम और कैबिनेट मंत्री कौन कौन, सीएम और कैबिनेट मंत्री दोनों से मिलकर के क्या बनेगा आपका, सीएम से और कैबिनेट मंत्री से मिलकर के क्या बनेगा आपका, मंत्रिमंडल बनेगा। ठीक है, किससे, सीएम और कैबिनेट मंत्री से। लेकिन सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, उप मंत्री भी है, तीनों मिल रहे हैं। कौन कौन, कैबिनेट मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, उप मंत्री भी, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी है। इन सबसे मिलकर के क्या बन रही है, मंत्रिपरिषद। तो आप ही बताओ आकार किसका बड़ा होगा, मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का। तो किसका आकार बड़ा होगा, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद के सभी, मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं, बात सही है गलत है, तो बात बिल्कुल सही है, भी समझाया था मैंने चार्ट में आपको कि सभी के सभी क्या आते हैं, इसमें मंत्री आते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूं आपको, अब सुनना समझना। यदि मंत्रिमंडल की बैठक है, किसकी बैठक है, मंत्रिमंडल की, किसकी बैठक की बात कर रहा हूं मैं, आप सुनना समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक, हाँ किसकी बात कर रहा हूं, मंत्रिमंडल की बैठक की बात कर रहा हूं। क्या मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं सदस्य की बात नहीं कर रहा हूं, शामिल होने की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, यदि आवश्यकता है तो राज्य मंत्री, कौन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कौन सा, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हो सकता है। ये शामिल हो सकता है भाई, किसमें हो सकता है, किसमें शामिल हो सकता है, मंत्रिमंडल की बैठक में। कौन सा व्यक्ति शामिल हो सकता है, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। यदि बुलाएं तो उसको तभी शामिल हो सकता है, वैसे शामिल नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल में केवल कौन आता है, आपके कैबिनेट मंत्री, और साथ में कौन आता है, सीएम। ठीक है, इसके बाद देखो, मंत्रिपरिषद के मुकाबले मंत्रिमंडल शक्तिशाली होती है, बात सही है गलत है, तो बात बिल्कुल सही है। होने को आकार बड़ा मंत्रिपरिषद का है, लेकिन जो मेन डिसीजन करता है, मेन डिसीजन मेकर्स हैं, वो कौन है, आपके मंत्रिमंडल है। डिसीजन कौन लेती है, मंत्रिमंडल लेती है। कौन लेती है, मंत्रिमंडल लेती है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे एक शब्द और आ जाता है, सुपर कैबिनेट। जब मंत्रिपरिषद की बात चल रही थी, यहाँ पे समझ लो एक शब्द होता है सुपर कैबिनेट। ये क्या होती है भाई, इसमें ध्यान देना, सुनना समझना। इसमें सीएम, कौन, सीएम, मंत्रिमंडल के कुछ खास व्यक्ति जो सीएम के बिल्कुल क्या हो, खास हो। इसके साथ ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, या कोई निजी व्यक्ति भी हो सकता है। ये सारे मिलकर के क्या चलाते हैं, उस डिसीजन को लेते हैं। उसको अपन बोलते हैं सुपर कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको, सुपर कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, किचन कैबिनेट। इसी को सुपर कैबिनेट बोलते हैं, इसी को किचन कैबिनेट कहते हैं। और किचन कैबिनेट या सुपर कैबिनेट में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। जो क्या होना चाहिए, सीएम का खास होना चाहिए, पीएम का खास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो, जरूरी नहीं है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। किसमें, सुपर कैबिनेट में और किचन कैबिनेट में। और ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और सुपर कैबिनेट या किचन कैबिनेट में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो ध्यान रखना सुपर कैबिनेट। और मैंने ज्यादा डिटेल में चला गया हूं। इस हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन सा भाई, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा, चारों के चारों सही, 1 2 3 4 सही। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए हो गई सारी चीजें। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। जवाब दे, बात सही है गलत है, मैं समझा चुका हूं, बात बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल है, 164 2। इसके बाद देखो, मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनकी शपथ राज्यपाल दिलाता है। बात बिल्कुल सही है गलत है, बात बिल्कुल सही है, 164 3। रिवीजन होता जा रहा है आपका, देखते जाना एक करके। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, बात बिल्कुल सही है। विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तथा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यदि नहीं भी है तो 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। बात बिल्कुल सही है, सही है। मैंने आपको समझा दिया। कौन सा आर्टिकल है, 164 4।
ठीक है। इसके बाद संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। राज्यपाल नहीं करता है, तो कौन करता है भाई, सीएम करता है। कौन करता है, सीएम करता है, जबकि शपथ सीएम दिलाता है, ये बात सही है, लेकिन ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में इसकी पहले कर चुका हूं। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद का अर्थ, हाँ मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। क्या पूछ रहा भाई, कार्य नहीं है। तो यहां पे देखना, शासन की नीति निर्धारण, शासन का नीति का निर्धारण करना, बात बिल्कुल सही है। उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना, बात बिल्कुल सही है। बजट का निर्माण करना, बात बिल्कुल सही है। बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण या परामर्श करना, यह अधिकार इनका नहीं है। किसका नहीं है, मंत्रिपरिषद का। इसका अधिकार किसका है, केवल राज्यपाल का है। किसका है, राज्यपाल का अधिकार है। किसका अधिकार है, राज्यपाल का। इसके अलावा और मैं बात करूं मंत्रिपरिषद के कार्यों की, किसके, मंत्रिपरिषद के कार्यों की, तो यहां पे ध्यान रख लेना, लूथर गिलिक का पोस्ट है कॉर्ब। मंत्रिपरिषद हो, सीएम हो, कोई भी हो, पोस्ट कॉर्ब अवधारणा ध्यान रहनी चाहिए। पी का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग। डी का मतलब डायरेक्शन, डी का मतलब डायरेक्शन। सी का मतलब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। आर का मतलब रिपोर्टिंग, डी का मतलब बजट। ये सारा काम किसके रहते हैं, पोस्ट कॉर्ब अवधारणा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट कॉर्ब अवधारणा। किसने दी थी, लूथर गिलिक ने दी थी। ये सारे मैनेजमेंट का पार्ट होता है। किसका पार्ट है, आप इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिटेल के साथ पढ़ते हो, मैंने आपको समझा दिया। ये सारे के सारे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शन करना, कोऑर्डिनेशन करना, रिपोर्टिंग करना, बजटिंग करना, ये सारे के सारे काम किसके, मंत्रिपरिषद के। और ये सारे के सारे काम किसके लिख सकते हो आप, सीएम के भी लिख सकते हो। इसके अलावा और कामों की बात करूं मैं अलग से कुछ काम में, तो भाई जैसे आपके कोई विधायक ने प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, विधायक ने प्रश्न, तो इसका जवाब भी कौन देगा आपको, मंत्री देंगे। कौन देंगे, मंत्री देंगे। यदि मान के चलो मंत्री ने किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, कोई मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तब जवाब कौन देता है, तो ध्यान रखना, तब जवाब देता है सीएम। कौन देता है, सीएम। कब, जब कोई मंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाया। क्यों, क्योंकि बहुमत दल का नेता कौन होता है, सीएम होता है। क्यों, यदि वो जवाब नहीं दे पा रहा है और मान के चलो वोटिंग ज्यादा हो रही है, कोई बिल पारित नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में किसकी कंडीशन बन जाती है, अविश्वास प्रस्ताव की। किसकी बन जाती है, अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले गया था इस स्लाइड में क्वेश्चन, क्या था, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, कहां पे था ये, हाँ ये अविश्वास प्रस्ताव का यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन था अविश्वास प्रस्ताव वाला। अविश्वास प्रस्ताव कब आ सकता है, किस कंडीशन में आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव किस कंडीशन में आ सकता है, कि जब आपको ऐसा लगे कि भाई मान के चलो कि क्या बोलते हैं, आपकी जो ये है मंत्री परिषद है या बहुमत दल का नेता सीएम है, सीएम अपना विश्वास खो रहा है। क्या खो रहा है, सीएम अपना विश्वास खो रहा है। तो ऐसी कंडीशन है विपक्ष द्वारा, किसके द्वारा, विपक्ष द्वारा, यहां समझ लो इस चीज को भी, विपक्ष द्वारा क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव। कौन लेकर के आता है भाई इसको, विपक्ष लेकर के आता है। कब लेकर के आता है, जब इनको लगता है कि भाई वास्तविकता में क्या अपना साबित नहीं कर सकते, बहुमत साबित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए विधानसभा में, किसमें, विधानसभा नियमावली है, क्या है, नियमावली, ध्यान रखना। और नियमावली कौन सी है, 132। कौन सी है, नियमावली 132। नियमावली 132 कहती है कि जब भी आपको अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना है, क्या लेकर के आना है, अविश्वास प्रस्ताव, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना 1/5 सदस्य, कितने, 1/5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, समर्थन। इट मीन्स राजस्थान में यदि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो 40 विधायकों का चाहिए, समर्थन होना चाहिए, चाहे विपक्ष के विधायक हो चाहे पक्ष के विधायक हो, कोई भी विधायक हो, 40 विधायकों का होना चाहिए इसमें समर्थन। 40 विधायक क्या होना चाहिए, इनका समर्थन होना चाहिए। अब ध्यान रखना, अपने राजस्थान में काफी बार सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था, तो ध्यान रखना टीकाराम पालीवाल जी के खिलाफ आया था। किसके खिलाफ, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा किसने किया है, अशोक गहलोत जी ने किया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको अपन अगली क्लास में देखेंगे, पूरा फैक्ट सहित में एक निचोड़ लेकर के आऊंगा। मैं दावे से कह सकता हूं उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इससे बाहर भी वैसे कुछ नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से कवर हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वो अगली क्लास से कवर हो जाएगा। आगे देखो वापस से, ठीक है, तो ये हो गया भाई, आपकी समझ में आ गया। क्या बोलते हैं, बहुमत सिद्ध करने के लिए क्या करता है, राज्यपाल समय सीमा का निर्धारण करता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक ही बना रहता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। किसका विश्वास प्राप्त हो, मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। तो बात सही है, गलत है, बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री की मर्जी है, जब चाहे जब किसी भी क्या कर सकता है, किसी भी मंत्री को हटा सकता है।
यदि कह सकता है मंत्री से कि भाई ऐसा करो, आप त्याग पत्र दे दो, आपके बस की बात नहीं है। यदि मान के चलो कोई मंत्री है जो त्याग पत्र ही नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, त्याग पत्र नहीं दे रहा है, सीएम त्याग पत्र मांग रहा है लेकिन मंत्री क्या नहीं दे रहा है, त्याग पत्र नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में राज्यपाल से क्या कह सकता है, वो बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। क्या करने के लिए, बर्खास्त, कि राज्यपाल भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, इसको बर्खास्त कर दो। और मंत्री परिषद और सीएम के लिए कोटेशन है, ध्यान रखना इस बात का, यदि सीएम ने त्याग पत्र दे दिया, अभी तक तो दे रही है मंत्री परिषद, कौन दे रही है, मंत्री परिषद त्याग पत्र दे दी है। अब मान के चलो मैं कह देता हूं सीएम ने त्याग पत्र दे दिया, सीएम ने त्याग पत्र दिया, तो ऐसी कंडीशन में मंत्री परिषद का क्या होगा फिर, तो यहां पे एक सिद्धांत काम करता है, साथ साथ तैरना साथ साथ डूबना। कौन सा सिद्धांत है, साथ साथ तैरेंगे और साथ साथ डूबेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सीएम के त्याग पत्र के साथ ही पूरी की पूरी मंत्री परिषद को भी त्याग पत्र अपने आप ही मान लिया जाता है, या अपने आप ही त्याग पत्र देना पड़ जाता है। समझ गए, ठीक है। आगे देखो, किसी भी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उससे त्याग पत्र मांग सकता है, मैंने अभी ये चीज समझाई थी आपको, तथा अथवा राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। बात बिल्कुल सही है, या तो अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे, अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे दे, और अपनी मर्जी से त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या कर देगा, राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। तो क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की क्या बोलते हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसको अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है भाई, देखो पढ़ो, कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। देखो यहीं हो गया खेल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। मैंने आपको बताया था ना तो चयनित होगा, ना ही क्या होगा, मनोनीत होगा, तो क्या होगा भाई, केवल और केवल क्या होगा, ये नियुक्त, अपॉइंट कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो पहले ही इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देख लो, भाई राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त होता है, सही बात है। ये विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बात सही है, क्योंकि बहुमत दल का नेता भी कौन होता है, सीएम होता है, ठीक है। उसके पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बात बिल्कुल सही है, बहुत से कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे बहुत से कारकों में कौन कौन से है, भाई इसके पास बहुमत है या नहीं है, पहली बात तो बहुमत नहीं है, तो भाई इसने जो दलों के साथ क्या ले रखा है, समर्थन ले रखा है, उनके ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मान चलो दलों ने भी समर्थन नहीं दे रखा है, ऐसे में राज्यपाल के पास क्या आ जाती है, सेवा की शक्तियों का प्रयोग करना चालू कर देता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद राज्यपाल चाहे तो टाइम भी दे सकता है इसको बहुमत साबित करने के लिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या कह रहा है, असत्य है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है, बात सही है, गलत है, बात सही है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 164(5), ठीक है। ऐसे याद रखना चाहिए कि एक आर्टिकल याद होना चाहिए आपको कि कौन सा आर्टिकल में क्या है, कौन सा आर्टिकल में क्या है। इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं आपके, ध्यान रखना इस बात को। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। यदि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे देखो, विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है, मैंने बताया था अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधानसभा की नियमावली कौन सी है, 132। कौन लाता है, विपक्ष लेकर के आता है। कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 1/5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। हाँ, ये और ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, किसमें, विधानसभा में। विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, किसमें, विधान परिषद में। क्यों, क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। आगे देखो, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, यह बात गलत है। क्षेत्रीय विकास परिषद का मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं होता, क्या होता है, इसका सदस्य होता है। क्या होता है, सदस्य होता है, ठीक है। क्षेत्रीय विकास परिषद वगैरह क्या होती है, क्या नहीं होती है, किस किस का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, किस किस का अध्यक्ष नहीं होता, कहाँ सदस्य होता है, कहाँ किस समिति का सदस्य है, किसका नहीं है, नीति आयोग का सदस्य है नहीं है। इन सारी चीजों को मैं अलग से दूसरी क्लास है जो आएगी आपकी अगली, उस क्लास में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, वो अगली क्लास में आपको जो कल देखने को मिलेगी क्लास, उसमें सारे सारे क्या मिल जाएंगे, आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं दावे से कह रहा हूं उनसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, अरे सब कुछ कवर कर दिया है मैंने इसमें, ठीक है। आगे देखो, तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन। तो इसको अपन किस में करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे देखो, इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब क्या कह रहा है भाई, सत्य की पूछ रहा है कि अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है, बात सही है, गलत है, तो बात सही है। जो राज्यपाल को परामर्श व सलाह देने का कार्य करती है, बात सही है, गलत है, तो बात बिल्कुल सही है। राज्य मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, न्यायपालिका द्वारा इसकी जांच की जा सकती है, भाई ये बात क्या हो जाएगी, गलत है। न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं की जाती, क्या नहीं की जाती, नहीं की जाती। कहां उल्लेख है इसका,
तो मैंने आपको पहले समझा चुका हूं अभी आर्टिकल नंबर 163(3) में, किसमें 163(3) में इसका उल्लेख है। इसके बाद मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है, बात बिल्कुल सही है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया, बात बिल्कुल सही है। मैंने बता दिया आपको, अधिकतम आकार 15% और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 12, न्यूनतम कितने 12। तो क्या है, सत्य नहीं है भाई, असत्य है, क्या है असत्य। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो इसके बाद, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अब बात क्या आ गई, नियुक्त की तो नियुक्त तो भाई किए जाते हैं, बात सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कौन करेगा, सीएम करेगा। यदि सीएम अनुपस्थित है तो कौन करेगा, वरिष्ठ मंत्री करेगा। वरिष्ठ मंत्री भी कौन सा, कैबिनेट मंत्री करेगा। यदि कैबिनेट मंत्री नहीं है कौन करेगा भाई, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट वाला मंत्री नहीं है तो कौन करेगा, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में भी कौन सा, स्वतंत्र प्रभार वाला। सीरीज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कौन सा, स्वतंत्र प्रभार वाला। और ये भी नहीं है तब कौन करेगा, राज्य मंत्री करेगा, फिर इसके नीचे उपमंत्री। ठीक है, आगे देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। अब ये बात सही है गलत है, तो ये बात गलत है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, अर्थात सारे काम राज्यपाल क्या सीएम की सलाह से ही करता है, सीएम की मर्जी से ही करता है क्या, तो बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 163(1), 163(2) राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति भी देता है। क्या देता है, स्वविवेक की शक्ति, समझ गए। इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत है, हो जाएगा। ठीक है, वैसे लग रहा है सही है पर वैसे क्या है, गलत है लाइन। ठीक है, आगे देखो, मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, बात बिल्कुल सही है भाई। मैंने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 164(1) ये बात बोलता है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और सीएम की सलाह से किसकी नियुक्ति होगी, आपकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। कौन सा हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रहती है। किसके, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रहती है। यहां राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ है, अब बताओ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये तो है ही नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, ये भी मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत और विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 164(2) क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ना। और ध्यान रखना, जो विधानसभा है वो क्या है, जनता का सदन है। किसका सदन है, जनता का सदन है। तो अल्टीमेटली सीएम भी हुआ, कौन हुआ, सीएम हुआ, जितने भी मंत्री हुए सबकी सब किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति। क्यों, क्योंकि हमारा देश कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इसलिए हमारे प्रतिनिधि कहां बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। कहां बैठते हैं, विधानसभा में। इसलिए क्या हो जाएगा, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत ही क्या होगा इसका, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य क्या होगा, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। अब ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। यहाँ पे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना 2 प्रकार का होता है। एक कौन, कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। कितने प्रकार का होगा भाई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब सुनना और समझना, यहाँ पे ध्यान देना भाई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4। परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। कितने हो गए भाई, 4 प्रकार का हो गया, परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत संग्रह। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, परिप्रेक्ष्य और जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है। परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है, पहले तो कानून बनाया जाता है, फिर जनता की राय जानी जाती है। जनमत संग्रह में क्या होता है, पहले जनता की राय फिर कानून। पहल में जनता आगे से पहल करती है, प्रत्यावर्तन में वापस बुलाना, रिकॉल करना। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार है, जिसका आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो। मैंने आपको ये इसलिए समझाया कि अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में कैसा लोकतंत्र तो है, लेकिन कैसा लोकतंत्र है, तो ध्यान रखना कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अर्थात हमारे देश में हम शासन नहीं करते, जनता स्वयं शासन नहीं करती। जनता स्वयं शासन करती तो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
जनता स्वयं शासन ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पे लिंकन साहब की परिभाषा को भी आप क्या रखना, याद रखना, किसकी, अब्राहम लिंकन साहब की। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। और हमारे प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि कहाँ बैठेंगे भाई, विधानसभा में। तो इसलिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनी रहती है, किसके प्रसाद पर्यंत, ये विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय से निम्नांकित किस विभाग या कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंधित। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, वापस से स्लाइड पे आ जाओ, इसलिए मैंने वो स्लाइड बनाई थी आपके लिए। ये देखो, मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो सचिवालय, सीएस चीफ सेक्रेटरी, इसके नीचे एसीएस है, और एसीएस के नीचे कौन है, सचिव, जिसको अपन बोलते हैं प्रमुख शासन सचिव बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया था किसके प्रति, ये सामान्य शासन विभाग से। किससे संबंधित है, कैबिनेट मंत्री से संबंधित है, अर्थात किससे संबंधित हो गया, मंत्रिपरिषद से संबंधित हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस हिसाब से निकाल दो आंसर। जब मैं सारी चीजें समझा चुका हूं तो यहाँ देख लो क्या होगा भाई, मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ नहीं होगा, राजस्व विभाग नहीं होगा, गृह विभाग नहीं होगा, कौन सा होगा, सामान्य प्रशासन विभाग। इसलिए वो स्लाइड समझाई थी मैंने आपको, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पूरा समझाया था। आगे देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। मंत्री परिषद का सचिव कौन होता है, तो ध्यान रखना, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। कौन होगा, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। ये क्या होता है भाई, मंत्री परिषद का सचिव कहलाता है। किसका सचिव कहलाता है, मंत्री परिषद का सचिव। समझ गए, सीएम का सचिव अलग होता है, उसको सीएमओ में बैठता है। सचिव की जब अपने पूरी स्टडी करेंगे, सचिवालय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि सचिव में भी आपका जो मुख्य सचिव है क्या है, एसीएस है, सीएस है, आपका संयुक्त सचिव है, ज्वाइंट जिसको सचिव बोलते हैं आप, है ना, उप सचिव है, क्या है, उप सचिव है, विशिष्ट सचिव है, ठीक है। क्या क्या फर्क होता है, कौन कौन सी पदवी किस तरह से होती है, इनके हायरार्की सिस्टम किस तरह से, वो सारी चीज किसमें पढ़ेंगे अपन, सचिवालय में उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। उनको देखते जाना और समझते जाना एक एक करके। लगभग सारी चीजें कवर हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। इसके बावजूद भी फिर भी एक ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 164 कौन सा है, आर्टिकल 164 में 164(1) कौन सा आर्टिकल नंबर 164(1), ये क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, 4 राज्य, कितने राज्य, 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से राज्य हैं, तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका, झारखंड, कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ है आपका। दूसरा कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, एमपी, कौन सा हो जाएगा, एमपी। और चौथा कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। इन 4 राज्यों में जनजाति मंत्री है, कौन सी, जनजाति, SC ST मंत्री, जनजाति और अनुसूचित जाति मंत्री की नियुक्ति की जाती है, स्पेशल बनाया गया है। कौन कौन से राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा। एक फैक्ट तो होगा आपका एक्स्ट्रा, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको ये समझा चुका हूं। हाँ, एक चीज और समझ लो, राजस्थान कार्यविधि नियम, राजस्थान कार्यविधि नियम, इसका उल्लेख कहां पे, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 166 में। किसमें, 166 में। 166 में मैंने आपको बताया था डिटेल के साथ पहले कि ध्यान रखना कि जब मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया हमने, मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया है हमने, ऐसे में उसके विभागों का बंटवारा, किसका, विभागों का बंटवारा कौन करवाता है, सीएम करवाता है। करता कौन है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। करवाता कौन है, सीएम करवाता है, ठीक है। अब सीएम के नीचे कौन काम करते हैं, तो ध्यान रखना, सीएम के नीचे होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्रियों के जो अंडर में काम करते हैं उनका नाम क्या है, राज्य मंत्री। वापस से वही हायरार्की है, कौन आते हैं, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के अंडर में जो काम करता है वो कौन होता है, उप मंत्री, उप मंत्री। यदि यहाँ पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, कौन सा है, स्वतंत्र वाला है, कौन सा वाला है, स्वतंत्र वाला है, तो ये सीधे सीएम को रिपोर्ट करता है, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता, ठीक है। यदि राज्य मंत्री है तो कैबिनेट मंत्री का अधीन होगा, और उप मंत्री किसका अधीन होगा, राज्य मंत्री का अधीन, और दोनों किसके अधीन होंगे, कैबिनेट मंत्री के अधीन। यदि मान के चलो स्वतंत्र प्रभार वाला है तो वो किसके अधीन होगा, सीएम के अधीन होगा। और ये उप मंत्री भी किसको मिलते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री को भी मिलते हैं,
ये नए नवेले मंत्री होते हैं जिनको कामकाज सिखाया जाता है। ये तो होते हैं इनके हायरार्की। क्या होती है? हायरार्की। अब इनके जो क्या बोलते हैं विभागों का बंटवारा है, नियमों का नियमावली है, वो सारे के सारे काम कौन करते हैं? तो ध्यान रखना आपकी विधानसभा की, किसमें? विधानसभा की एक नियमावली है, नियमावली नंबर 5। कौन सी? 5 नंबर की नियमावली है। उसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि सीएम स्वतंत्र प्रभार वाले व्यक्तियों को सीएम करेगा, सीएम किसको करेगा? कैबिनेट मंत्री को करेगा, और कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री को, राज्य मंत्री उप मंत्री को। आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी हिसाब से मेरे हिसाब से ये सारे फैक्ट आपके कवर हो चुके हैं। अमूमन मैं जितना आता था अपना बेहतर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास में कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं क्लास में क्या तो कमी है, क्या हम सुधार कर सकते हैं। और सच में क्लास अच्छी है, क्या है? सच में क्लास अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, और क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जाते जाते एक बात और कहूंगा कि आपको इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम क्या है? सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी क्या मिल जाएगी? पूरी की पूरी पीडीएफ है मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।